हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और जैसा कि आपको पता है कि आज डीएलएड 2020 की जो प्रवेश परीक्षा है उत्तराखंड में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020 को आज संपादित किया गया, आज हो गई है। और उसके आंसर की का सबको इंतजार रहेगा कि इससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में आए, उससे पहले हमारा एक प्रयास है कि हम आपको सभी के आंसर्स बताएं। अभी हमने जल्दी से एक वीडियो बना दी है, जो कि हमने पहली वीडियो जो बनाई है वो है जीके की, और ये दूसरी उसके तुरंत बाद अपलोड की जा रही है, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की। उसके बाद रीजनिंग और उसकी भी अपलोड की जाएगी। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको अपडेट मिल जाएगा जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी। और मेरे प्रयास को जरूरी आप बताएं कि किस तरह से आपको मेरा प्रयास लगा। एक कोशिश की गई है कि आपको सही लगभग आपको जानकारी दी जा सके और सही उत्तर दिया जा सके। तो आंसर की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं बता दूं, ये जो की है, जो ये सी है, ये सेक्शन जो आपको जो टाइप मिलते हैं उसमें बुकलेट कोड होता है ABCD। तो मैं सी से बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि क्वेश्चन तो जरूरी से सब में सेम ही होते हैं, भले ही क्रम चेंज कर दिया जाता है। तो आप इन प्रश्नों को ढूंढ के उनके आंसर लिख सकते हैं, आंसर मैच कर लीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अध्यापन प्रारंभ, तो देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन से आंसर सही हैं। पहला प्रश्न था, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि। तो अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए उसको? तो इसका जो है 181 का इसका डी आंसर सही है। वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत विषय में जाने, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों को से विज्ञ हो, मतलब उसे पता होना चाहिए, उसे बच्चे का मस्तिष्क किस तरीके का है। वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो। तो सीधी सी बात है, सभी इसके आंसर होंगे। दूसरा था इसका, शिक्षण का पहला चरण क्या है? तो शिक्षण का सबसे पहला चरण क्या है? तो शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो है भाई, आपको विद्यार्थी को जानना पड़ेगा, विद्यार्थी की पृष्ठभूमि को जानना पड़ेगा। तो सही आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम करने के बावजूद वो कारगर नहीं हो रहा है। तो इस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो ये है, आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। हो सकता है कि आप जिस टीचिंग लेवल से पढ़ा रहे हो उससे ऊंचा हो, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। या बी है, छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट करती है। तो यहाँ पर जो है इसके दोनों ही आंसर जो है ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो ए और बी इसके दोनों आंसर होंगे। सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है, सीखने का क्या मतलब होता है? ज्ञान देना। तो व्यक्तिगत रूप से, सी इसका आंसर है, व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना। अगला है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है। जो विजुअल और ऑडियो जो यूज किए जाते हैं, टेक्निक यूज की जाती हैं, ऑडियो विजुअल टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें श्रव्य सुनने और देखने की चीज़ें भी यूज की जाती हैं ताकि बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सके। तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सीखना सरल और रोचक बन जाता है, सीखने का सारा दायित्व छात्र पर निर्भर होता है, या छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। तो जो यहाँ पर सीखना सरल और रोचक हो जाता है, टीचिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग और ईजी हो जाती है बच्चों के लिए। शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? वह विनोद प्रिय बन सकेगा, विनोद प्रिय मतलब हंसी मजाक कर सकेगा, या वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा, वह छात्रों में अच्छी आदतें डाल सकेगा, वह कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। तो भाई वह खुद आशावादी होगा तो वह अपने छात्रावाद को भी आशावादी बना सकेगा। तो बी ऑप्शन सही है। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोर व्यवहार करना चाहिए, तटस्थ करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण करना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़। तो विनम्र किंतु दृढ़, क्योंकि शरारती बच्चा है, उसके लिए आपको पोलाइट भी रहना है और थोड़ा सा टफ भी बना के रहना है, तब आप उसको हैंडल कर पाएंगे। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। तो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की साज सज्जा पर। तो सही आंसर है यहाँ पर बी, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता। शिक्षक जितना ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट होगा वो उतना ज़्यादा व्यवस्था कर पाएगा, या मतलब जो क्लास में व्यवस्था बना पाएगा। यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अधिक उत्तम हो गया है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। तो उसे क्या कार्य करने की जरूरत है?
वह केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली को की खोजने में सहायता करे, छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करे, किंतु उन्हें उसकी तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दे, छात्रों को स्वयं तैयार करने के लिए पर्याप्त अवसर दे और उन्हें स्वनिर्देशित होने दे। तो सी सही है कि वह स्वयं तैयारी करें, अपने पर्याप्त अवसर दिए जाए उनको और स्वनिर्देशित है। छात्रों की तैयारी पाठ्यपुस्तक मात्र तो नहीं है, इसका निरीक्षण करें। तो सी सही है इसका आंसर। अगला है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा? भारी उबा हुआ महसूस करेगा, उसे दूसरे तरीकों से समझाना चाहिए, वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है, विद्यार्थियों के लिए अफसोस। बी सही है, उसे दूसरे तरीकों से विद्यार्थियों को समझाने की। शिक्षक द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण किया जाना चाहिए। किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो छात्रों के मतों के द्वारा छात्रों से पूछना चाहिए, विषय वस्तु की जटिलता को देखना चाहिए, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा करना चाहिए, कक्षा के कालांश द्वारा करना चाहिए। तो विषय वस्तु की जटिलता के आधार पर करना चाहिए कि उसको गृह कार्य की मात्रा कितनी देनी है और किस प्रकार का देना है। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा हम जान सकेंगे। परीक्षा जो लेते हैं हम क्या जान पाएंगे? परीक्षा लेने का एक मुख्य उद्देश्य होता है क्या? विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है ये जानने के लिए होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी की किस प्रकार प्रस्तुत करता है, इसके लिए किया जाता है। विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, इसको जानने के लिए किया जाता है। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, इसको जानने के लिए किया जाता है। तो 158 का है डी ऑप्शन में, शिक्षा विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं तो इससे क्या होता है? उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है, ऐसे जो उनके उत्साह के नीचे छिप जाता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए नाटकीय रूप देते हैं। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। उनमें उपरोक्त सभी बातें होती हैं। तो 159 का सी आंसर सही है, वे अपने छात्र को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना लिखना हो तो उसका कठिनाई स्तर कैसा होना चाहिए? तो कठिनाई स्तर अमूर्त से मूर्त की ओर, मतलब जो चीज़ सामने नहीं है उसको फिर उसमें करना, कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो देखो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं और उनको समझाने के लिए सरल से कठिन की ओर हमें क्रम रखना चाहिए। पहले सरल चीज़ें पढ़ाएं, फिर धीरे धीरे करके उनको कठिनता की ओर ले जाना चाहिए। सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को किसी विषय में बच्चे की केवल क्षमताओं को पहचान करने में सहायता मिलती है, क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, पाठ को याद करने की क्षमता का पता चलता है। तो 161 का क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से उससे पता चलता है कि बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, सीखने में कमी कहाँ हो रही है, उसकी पहचान करके वह उसे दूर कर सकता है। व्यापक आकलन का अर्थ है, व्यापक आकलन का क्या मतलब है? बच्चे के सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी, बच्चे की समेकित प्रगति की जानकारी, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में, बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति। तो बच्चे की सर्वांगीण विकास को जानकारी ही व्यापक आकलन कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए, बच्चों के अनुभव, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए, बच्चों को आकर्षक पुस्तकों से पढ़ाया जाए, बच्चों को स्नेह और मृदु भाषा में पढ़ाया जाए। तो सबसे सटीक आंसर है बी, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बच्चों के अनुभव, बच्चों के जो अनुभव हैं उनके स्वर हैं और उनकी सक्रिय सहभागिता होनी आवश्यक है। बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हीन भावना की जागृति होती है, द्वेष की भावना जागृत होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो भाई द्वेष की भावना भी जागृत होगी और हीन भावना भी जागृत होगी। अगर आप उसका कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करेंगे तो उसे हीन भावना जागृत होगी और हो सकता है उसके अंदर द्वेष भाव, लड़ाई झगड़े का या बैर का भाव भी उसके अंदर है, दुश्मनी का भाव आ सकता है। तो 164 का है पहला और दूसरा सही है, नहीं करनी चाहिए उनकी तुलना इन दो रीजनों के कारण। एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं। सृजनात्मक बच्चा मतलब जो क्रिएटिव है, विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन करता है, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना रखता है, सोचने विचारने की नवाचारी तरीका ढूंढता है। तो डी ऑप्शन सही है 1 2 3, जिसमें तीनों ही आ जाते हैं। कक्ष में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो जो बच्चे हैं वो सीखते रहें लगातार सही क्रम में, तो इसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षक बच्चों को कक्षा में रोज आने के लिए कहे,
ये जरूरी है। कक्षा में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी को दंड दे। कक्षा में नियमित रूप से एवं बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करे, या जो बच्चे कक्षा में नियमित उपस्थित हो उन्हें ही अभिप्रेरित करे। तो सी ऑप्शन सही है। कक्षा में नियमित रूप से एवं बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना आवश्यक है, तभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे अपने आप ही आएंगे, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। कौन व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है? जिसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो, जिसकी जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हो, जो बच्चे को नियंत्रित कर सके, उसकी शिक्षण में रुचि हो, अपने विषय में पारंगत हो, अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ बच्चों को अनुशासित कर सके। तो उसकी शिक्षण में रुचि होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षण में रुचि ही नहीं है तो फिर सब बेकार हो जाता है, और विषय में पारंगत होना भी आवश्यक है। कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा क्या करे वो, तो यहाँ पर दे रखा है हमेशा ICT का प्रयोग करे। जो इंटरेक्टिव जो टूल्स हैं, टेक्निक है, उसका यूज करे। कक्षा में बच्चे को प्रश्न करने के अवसर दे। विषय को मौखिक एवं लिखित रूप में पढ़ाए, या रोज कक्षा में आए। तो इसका सही जवाब है ICT का प्रयोग करे। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रयोग करे। मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों को किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। मौखिक प्रश्न पूछकर बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। सुनने व दोहराने की क्षमता को जान सकते हैं। सुनने दोहराने व निर्देशों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता को पहचान सकते हैं। सही उत्तर बताने की क्षमता व याद किए हुए को जानने की क्षमता को पहचान सकते हैं। सही उत्तर बताने और सुनने बोलने की क्षमता को पहचान सकते हैं। तो बी सेक्शन सही है। सुनने, दोहराने व निर्देशों को समझने के अनुसार उसके कार्य करने की क्षमता को हम जान सकते हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा अल्प दृष्टि वाला है तो आप क्या करेंगे? उसको श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे, उसके प्रतिभावान बच्चों के बीच बैठाएंगे, जहां वह रोज बैठता है वहीं बैठने देंगे, या उसका श्यामपट्ट के नज़दीक बैठाएंगे और श्यामपट्ट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो उसकी दृष्टि कम है तो इसके लिए दोनों ही प्रयास कर सकता है। वो श्यामपट्ट पर वह उसे पास बैठा ले और बड़े बड़े अक्षर में लिखे, तो डी ऑप्शन सही है। बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समक्ष एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक को बच्चे की व्यक्ति की विभिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलती है। शिक्षक को बच्चे को समझने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण है। स्व अभिप्रेरित बच्चे के क्या लक्षण है? वो हर कार्य करने में उत्साहित होता है, कार्य करते समय उच्च श्रेणी को ऊर्जा प्रदर्शन करता है, डांट के भय से करता है। तो डांट जरूरी नहीं है, तो ये 2 सही है, 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन सही है। आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आकलन का क्या मतलब होना चाहिए शिक्षण में? विद्यार्थियों की नई कक्षा में प्रवेश देना, बच्चे के उपलब्धि स्तर को जांचना, सीखने के दौरान कमियों की पहचान और निराकरण, बच्चों के कितना प्रतिशत प्रश्न पत्र सही किया है ये देखना। तो सी सही है। बच्चे के सीखने के दौरान उसकी क्या कमियां रहीं, क्या पहचान है, उनकी पहचान करना और निराकरण करना जरूरी है। समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है। समान शिक्षण अवसर से क्या तात्पर्य है? सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। तो सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, कोई भेदभाव ना करना, तथा सभी को समान अवसर प्रदान करना, ये दोनों सही है। तो पहला दूसरा ए सही है ऑप्शन। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, इस ओर ध्यान ही नहीं देंगे, उसके कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे, उसका नाम उपस्थिति पंजिका से काट देंगे, तो उसकी अनुकक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे। तो सी सही है। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिभावकों बच्चों को विषयवार अंकों में के बारे में सूचना देना, बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्षों के विषय में चर्चा करना। तो दोनों ही जरूरी है कि सबल उसके जो मजबूत पॉइंट है उसके बारे में भी चर्चा की जाए और जो वीक पॉइंट है उसके बारे में भी माता पिता से चर्चा की जाए। एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थी द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए? कक्षा कार्य पूर्ण होने के बाद 1 सप्ताह के भीतर जांचना चाहिए। जब शिक्षक के पास समय हो तब जांचे। कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें शिक्षक के हस्ताक्षर हो, या कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिससे में कार्य के संदर्भ में त्रुटियां एवं सुधार का उल्लेख किया हो। तो ये डी ऑप्शन सही है। शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है, शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों और लक्षणों से प्रदर्शित होता है, शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक स्वरूप है। तो 182 का सी ऑप्शन सही है, शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों और लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्यों होना जरूरी है? शिक्षा के उद्देश्य को समझने के लिए, उचित शिक्षण विधियों का विकास करने के लिए, उचित विषय वस्तु का चयन करने के लिए, मूल्यांकन सही करने के लिए। तो सबसे सही जवाब है उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। तो उच्च शिक्षण विधियों जो है उसका विकास कर सके, इसके लिए जरूरी है कि एक अध्यापक शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान रखे, ताकि वह बच्चे के मस्तिष्क के हिसाब से शैक्षिक विधियों का विकास कर सके। बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है? तो अवांछनीय मतलब संवेग के संबंध में कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावशाली है? तो सबसे कम है बच्चे को दंड देना, क्योंकि बच्चे को दंड देकर कहना कि ऐसा कार्य दोबारा ना करे, इससे नहीं होगा। बच्चों में सुरक्षा का भाव भरना, अपने संवेगों से मुकाबला करने के लिए उसमें कुछ योग्यताएं पैदा करना, बच्चे की योग्यता एवं उसकी महत्वाकांक्षाओं के बीच की खाई को भरना। तो ये तीनों तो जरूरी हैं, लेकिन ये सबसे कम प्रभावशाली रहेगा कि बच्चे को दंड दे दिया जाए या उससे इंस्ट्रक्ट किया जाए कि भाई वो ऐसा व्यवहार दोबारा, ऐसा कार्य दोबारा ना करे। तो दंड देने से सुधार नहीं आएगा, ये कम प्रभावशाली है। निम्न में से कौन सा कथन के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? गृहकार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो कौन सा कथन गृहकार्य के संबंध में सबसे ज्यादा उपयुक्त है? गृहकार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, गृहकार्य को क्रमागत होना चाहिए, गृहकार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो सबसे सही जो आपको बताना है, विकल्प बताना था इसमें, इनमें से कौन सा कथन गृहकार्य के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो गृहकार्य छात्रों की प्रवृत्ति एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, या गृहकार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि एवं शुद्ध होना चाहिए, गृहकार्य को क्रमागत होना चाहिए, गृहकार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो सही जवाब है जो गृहकार्य है वो छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी सही हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर सभी सही हैं, ठीक है। गृहकार्य उद्देश्य केंद्रित भी होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है 185 का वो है डी। ओके, तो डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी होंगे, सभी सही है, उद्देश्य केंद्रित भी होना चाहिए। 186 में बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण के बराबर महत्व देना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसा कक्षा समिति के काम, बाद की छुट्टी में आदि में निरीक्षण करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के समूह के अन्य व्यक्ति से तुलना करनी चाहिए। अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रत्येक विद्यार्थी को समूह के व्यक्ति तुलना करना तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन दिए नहीं है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर होगा आपका जो सही है पहला ठीक है, महत्व बराबर महत्व देना चाहिए, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा है तो ए सही होगा, क्योंकि चौथे को इंक्लूड नहीं किया, ये सही होगा ए। निम्न में से सही कथन का चयन करना था आपको। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर टीचर विद्वान है तो उसे जरूरी नहीं है कि वो तैयारी करके जाए, आवश्यकता में जाने। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करके जाने की जरूरत नहीं है, मतलब टीचर को जरूरी नहीं है कि वो अपना विषय तैयार करे, क्या ये जरूरी नहीं है? ये गलत है। अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयार करें, ये भी गलत है। अध्यापक को अनुभव और विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करनी आवश्यक है। तो तैयारी करनी जरूरी है, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी ज्ञान रखता हो, एक बार जो इस विषय को पढ़ाने वाला है उसको जरूर देखना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में जा सकता, तो ये गलत है। तो सही आंसर है इसका सी। निम्न में से आपको समीक्षा करनी है। यहाँ पर कक्षा में अध्यापन कार्य तरह तरह की युक्तियां सम्मिलित होती हैं। कारण है छात्र की अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इसका जो है 188 का जो सही आंसर है वो है ए, कि ए और आर दोनों ही ठीक हैं। जो आर है वो ए का सही कारण है। आगे बढ़ते हैं 189 की तरफ। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, यदि दूसरे के विचार अपने विचारों के विपरीत हों तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगर आप ये शिक्षा दे रहे हैं तो उनके ध्यान में रखा रहा है। संज्ञानात्मक विकास है, ये भावात्मक विकास कहा जाएगा, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास।
तो अगर विचार दूसरे के आपके विचार से विचार नहीं मिलते हैं तो ये एक तरीके का सा सामाजिक विकास है कि उसको, क्योंकि समाज में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके का व्यक्ति होता है, हर तरीके से उनके साथ सामंजस्य बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये बच्चे को सिखाएंगे दूसरे के विचार अगर विचार उसके विपरीत हो तो उत्तेजित होना सही नहीं है। तो जरूरी नहीं है दो व्यक्ति हैं एक जैसे हैं तो उनके विचार सेम हो। शिक्षक छात्रों की समस्या को सुलझाने के लिए तार्किक योग्यताओं का विकास करने के लिए निम्नलिखित से क्या करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा, पुस्तक से शब्दशः दिए गए उत्तर को अस्वीकार कर देगा, प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बदलेगा। अगर मगर करेगा तो इसमें क्या होगा, उसको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं अगर ये होता तो फिर क्या होता, फिर अगर ये ऐसा होता तो क्या होता। तो ये आंसर सही है, तो इसका होगा सी। बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। परिश्रम के महत्व पर व्याख्यान दे दे, स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित हो, तो यही ठीक है। शिक्षण में छात्रों को सर्वाधिक भागीदारी संभव है, व्याख्यान विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि या श्रव्य दृश्य। जो ऑडियो वीडियो है, ऑडियो विजुअल का यूज करके बच्चे को सबसे ज्यादा सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में कैसा संबंध रखना चाहेंगे, मित्रवत रखना चाहेंगे, पुत्रवत रखना चाहेंगे, एक परिचित व्यक्ति जैसा रखें छात्र की आयु से, तो ये मित्रवत जैसा रखना चाहेंगे। ये सही है 193 का। यदि पीछे हटने बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उन्हें जो कुछ कर रहे हैं वो करने दें, उन्हें दंड दें या उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नजर रखें। उपरोक्त में से कोई नहीं, उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नजर रखें। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, अधिकांश छात्र कैसे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, उसके पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हैं ऐसे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, स्कूल में अति योग्य शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हों, जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं, ऐसे टीचर से पढ़ना बच्चा चाहता है। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे, कब करेंगे, यदि अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, वह अनुशासन लागू करने में सफल रहे, वह विद्यार्थी के साथ मित्रवत हो, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता हुआ विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर कब करेंगे, जब वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होगा। तो ये सभी प्रश्न हैं, आंसर मैंने आपको बताए हैं, अपनी जानकारी सबसे बेस्ट तरीके से दिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अपडेट मिल सके, क्योंकि बाकी भी आंसर की आने वाली